यूपी बोर्ड क्लास 12 के प्यारे विद्यार्थियों, स्वागत है आप सभी का शिवम लेक्चरर में। इतिहास का पेपर है जो यूपी बोर्ड एग्जाम 2027 के लिए सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है। मेरे प्यारे बच्चों, पूरा पेपर एकदम अच्छे से आंसर के साथ हल करके आपको बताने वाले हैं, तो आप लोग वीडियो को पूरा अंत तक देखिएगा। सेम ऐसा ही पेपर आपके बोर्ड एग्जाम 2027 में पूछा जाएगा। समय 3 घंटे 15 मिनट का होता है मेरे प्यारे बच्चों, और पूर्णांक होता है 100 का। यहाँ पर थोड़ा सा निर्देश देख लेते हैं। निर्देश में क्या है? सभी प्रश्न अनिवार्य हैं। इस प्रश्न पत्र में 5 खंड हैं। खंड का में 10 बहुविकल्पीय प्रश्न हैं, एक एक नंबर के। खंड खा में 5 अति लघु उत्तरीय प्रश्न हैं। खंड ग में 6 लघु उत्तरीय प्रश्न हैं और खंड घा में 3 विस्तृत उत्तरीय प्रश्न हैं। खंड अंगा में 10 ऐतिहासिक तिथियां व 5 मानचित्रों से संबंधित प्रश्न हैं। सभी प्रश्नों के निर्धारित अंक उनके सामने अंकित हैं कि कौन सा प्रश्न कितने अंक का है। 1 नंबर का है, 2 नंबर का है, 4 नंबर का है। उपयुक्त रेखा मानचित्रों एवं आरेखों से अपने उत्तरों की पुष्टि कीजिए। तो सभी लोग वीडियो को लाइक करेंगे, चैनल पर नए होंगे चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, शेयर करेंगे। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले खंड आ, इसमें 10 बहुविकल्पीय प्रश्न हैं, एक एक नंबर के, जो कि बोर्ड एग्जाम 2027 के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है। पहला क्वेश्चन है, इंडिका के लेखक कौन है? कमेंट करेंगे। महात्मा गांधी हैं, मेगास्थनीज हैं, चाणक्य हैं, चंद्रगुप्त हैं। तो इंडिका पुस्तक के लेखक हैं मेगास्थनीज। खा ऑप्शन राइट हो जाएगा। दूसरा प्रश्न है, निम्न में से किस विवाह को सर्वोत्तम विवाह माना जाता है? गंधर्व विवाह को, पारजापत्य विवाह को, आर्ष विवाह को, ब्रह्म विवाह को। तो मेरे प्यारे बच्चों, ब्रह्म विवाह को सर्वोत्तम विवाह माना जाता है। चौथा ऑप्शन राइट हो जाएगा। इसके बाद प्रश्न नंबर 3 है, बौद्ध एवं जैन धर्म के आरंभिक ग्रंथों में महाजनपद नाम से कितने राज्यों का उल्लेख मिलता है? 16, 18, 20 या 22? तो बौद्ध एवं जैन धर्म के आरंभिक ग्रंथों में महाजनपद नाम से 16 राज्यों का उल्लेख मिलता है। इसके बाद चौथा प्रश्न है, बर्नियार कहाँ का रहने वाला था? फ्रांस का था, पुर्तगाल का था, जर्मनी का था, इटली का था? तो बर्नियर मेरे प्यारे बच्चों फ्रांस का रहने वाला था। पहला ऑप्शन राइट हो जाएगा। इसके बाद प्रश्न नंबर 5 है, गांधी जी दक्षिण अफ्रीका से भारत किस वर्ष लौटे? 1915, 1916, 1917, 1918? तो कमेंट करके बताएंगे गांधी जी दक्षिण अफ्रीका से भारत किस वर्ष लौटे थे। प्रश्न नंबर 6 है, विजयनगर साम्राज्य की स्थापना कब की गई थी? 11वीं शताब्दी में, 12वीं शताब्दी में, 11वीं शताब्दी में, 14वीं शताब्दी में? तो विजयनगर साम्राज्य की स्थापना की गई थी 14वीं शताब्दी में। चौथा ऑप्शन राइट हो जाएगा। इसके बाद प्रश्न नंबर 7 है, भारत में पहली सवारी गाड़ी का प्रचलन शुरू हुआ 1850, 1875, 1900, 1853? तो भारत में पहली सवारी गाड़ी का प्रचलन शुरू हुआ 1853। प्रश्न नंबर 8 है, भारत का पहला वायसराय कौन था? लॉर्ड क्लाइव, लॉर्ड कॉर्नवालिस, लॉर्ड कैनिंग, लॉर्ड रिपन? तो भारत का पहला वायसराय था लॉर्ड कैनिंग। तीसरा ऑप्शन राइट हो जाएगा। इसके बाद प्रश्न नंबर 9 है, क्रिप्स मिशन भारत कब आया? मोस्ट इंपॉर्टेंट है। 1941, 1942, 1943, 1944? तो क्रिप्स मिशन भारत आया था 1942 में। 10 नंबर प्रश्न है, भारतीय संविधान का कौन सा भाग संविधान की आत्मा कहलाती है? मूल अधिकार, राज्य के नीति निर्देशक तत्व, उद्देशिका, संवैधानिक उपचारों का अधिकार? तो संवैधानिक उपचारों का अधिकार संविधान की आत्मा कहलाता है। तो चौथा ऑप्शन राइट हो जाएगा। यहाँ तक हो गए 10 बहुविकल्पीय प्रश्न जो कि बोर्ड एग्जाम के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है। यदि आपको इसका पीडीएफ चाहिए मेरे प्यारे बच्चों, तो डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम की लिंक मिल जाएगी। वहाँ से टेलीग्राम ज्वाइन करेंगे, आपको पीडीएफ मिल जाएगा। इसके बाद मेरे प्यारे बच्चों, खंड खा है, अति लघु उत्तरीय प्रश्न है। ठीक है, प्रत्येक उत्तर के लिए आपको 2 नंबर मिलेंगे। सिंधु सभ्यता की खोज कब और किसने की? मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो सिंधु सभ्यता की खोज 1921 ईस्वी में दयाराम साहनी ने की थी। यानी सिंधु सभ्यता की खोज कब की गई? 1921 ईस्वी में। ध्यान रखेंगे किसने किया? दयाराम साहनी ने। इसके बाद 12 नंबर प्रश्न है, अग्रहार क्या था? मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो मंदिर एवं मठों को दान दी गई भूमि क्या कहलाती है? अग्रहार कहलाती थी। अग्रहार क्या कहलाती थी? मंदिरों एवं मठों को दान दी गई भूमि अग्रहार कहलाती थी। अष्टाध्यायी का लेखक कौन था? मोस्ट इंपॉर्टेंट है। 4वीं शताब्दी ईसा पूर्व के अंत में पाणिनि ने अष्टाध्यायी ग्रंथ की रचना की, जिसमें 8 ग्रंथ हैं। कितने हैं? जिसमें 8 अध्याय हैं। अष्टाध्यायी में
40,000 से अधिक व्याकरण नियम निर्धारित किए गए हैं। तो अष्टाध्यायी का लेखक थे पाणिनि, अष्टाध्यायी के लेखक पाणिनि थे और अष्टाध्यायी में 40,000 से अधिक व्याकरण नियम निर्धारित किए गए हैं और इसमें 8 अध्याय हैं। इसके बाद मेरे प्यारे बच्चों 14 नंबर प्रश्न है, स्तूप किसे कहते हैं? तो बुद्ध की मृत्यु के पश्चात उनके शरीर के कुछ अवशेष तिलों में सुरक्षित रखे गए थे। बुद्ध की मृत्यु के पश्चात उनके शरीर के कुछ अवशेष तिलों में सुरक्षित रखे गए हैं थे। इसी तिल को स्तूप कहा जाता था। बुद्ध की मृत्यु के बाद उनके शरीर के कुछ अवशेष तिलों में सुरक्षित रखे गए थे। इसी तिल को स्तूप कहा जाता है। पुष्टि मार्ग का संस्थापक कौन था? तो वल्लभाचार्य जी थे पुष्टि मार्ग के संस्थापक। इसके बाद मेरे प्यारे बच्चों खंडगा है लघु उत्तरीय प्रश्न। 16 नंबर प्रश्न है, गुरु नानक पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। 5 अंक यहाँ से मिलेंगे और मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। तो गुरु नानक सिख धर्म के संस्थापक और पहले गुरु थे। इनका जन्म 15 अप्रैल 1469 को तलवंडी में हुआ था। वह बचपन से ही आध्यात्मिक और ज्ञान की ओर आकर्षित थे। गुरु नानक ने जाति, धर्म और लिंग के भेदभाव के विरुद्ध आवाज़ उठाई और मानवता, समानता और प्रेम का संदेश दिया। इसके बाद उनके उपदेश यानी नाम जपो यानी ईश्वर का स्मरण, किरत करो यानी ईमानदारी से काम करो और वंड छको यानी दूसरे के साथ बांट कर खाओ पर आधारित थे। उन्होंने यात्रा करके भारत, तिब्बत, अरब और फारस के विभिन्न स्थानों में अपने विचारों का प्रचार किया। गुरु नानक ने लंगर की परंपरा शुरू की, जिसमें हर व्यक्ति को जाति और धर्म के भेदभाव के बिना भोजन कराया जाता है। उनकी वाणी गुरु ग्रंथ साहिब में संग्रहित है, जिसे सिख धर्म का पवित्र ग्रंथ माना जाता है। गुरु नानक का जीवन और उनके उपदेश आज भी लाखों लोगों को प्रेरणा देते हैं। इसके बाद में 17 नंबर प्रश्न है, पानीपत के तृतीय युद्ध के प्रमुख कारणों का विवरण संक्षेप में लिखिए। वेरी वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। पानीपत का तृतीय युद्ध 14 जनवरी 1761 मराठों और अहमद शाह अब्दाली यानी अफगान शासक के बीच लड़ा गया था। इस युद्ध के प्रमुख कारण निम्नलिखित थे। पहला कारण था उत्तर भारत पर नियंत्रण, यानी मराठों ने मुगलों की कमज़ोर स्थिति का लाभ उठाकर उत्तर भारत में अपना प्रभाव बढ़ाया, जिससे अन्य शक्तियों को खतरा महसूस हुआ। दूसरा कारण है अहमद शाह अब्दाली का आक्रमण। अब्दाली ने भारत पर कई बार आक्रमण किए और दिल्ली पर अधिकार कर लिया। मराठों ने इसे चुनौती दी, जिससे संघर्ष अनिवार्य हो गया। तीसरा कारण है सामरिक महत्व के क्षेत्र। पंजाब और दिल्ली जैसे क्षेत्रों पर अधिकार के लिए मराठों और अब्दाली के बीच प्रतिस्पर्धा बढ़ी। चौथा है भारतीय राज्यों का विरोधाभास। कई भारतीय राजाओं और नवाबों ने मराठों के बढ़ते प्रभाव को रोकने के लिए अब्दाली का साथ दिया। विशेष रूप से सिराजुद्दौला और रोहिलों ने अब्दाली का समर्थन किया। इसके बाद पांचवा कारण है धार्मिक और सांस्कृतिक तनाव। मराठों ने हिंदू साम्राज्य स्थापित करने का प्रयास किया, जबकि अब्दाली ने इस्लाम के लिए खतरा माना और इसे रोकने के लिए युद्ध छेड़ा। इसके बाद 18 नंबर प्रश्न है, विजयनगर साम्राज्य के राजनीतिक इतिहास की रूपरेखा प्रस्तुत कीजिए। वेरी वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। तो विजयनगर साम्राज्य दक्षिण भारत का एक शक्तिशाली साम्राज्य था, जिसकी स्थापना हरिहर और बुक्का ने की थी। विजयनगर साम्राज्य की स्थापना किसने की थी? हरिहर और बुक्का नाम के दो भाइयों ने। इनकी राजधानी विजयनगर थी। ठीक है, विजयनगर साम्राज्य की राजधानी थी विजयनगर हम्पी। साम्राज्य की राजनीति चारों वंशों में विभाजित थी। पहला था संगम वंश। संगम वंश हरिहर और बुक्का ने इसे स्थापित किया। देवराय और प्रथम द्वितीय ने इसे मजबूत किया। सालू वंश कमजोर प्रशासन के बाद सत्ता का हस्तांतरण हुआ। तुलु वंश कृष्णदेवराय के शासन में साम्राज्य ने स्वर्ण युग देखा। इसके बाद है आरवेदु वंश। तालीकोटा के युद्ध के बाद साम्राज्य कमजोर हो गया। 1965 में दक्कन की सल्तनतों से हार के बाद साम्राज्य का पतन शुरू हुआ, लेकिन इसने दक्षिण भारत की सांस्कृतिक पहचान को सहेजने में बड़ी भूमिका निभाई। 19 नंबर प्रश्न है, जमींदार लोग अपनी जिम्मेदारियों पर किस प्रकार नियंत्रण बनाए रखते थे? तो जमींदार लोग अपनी जिम्मेदारियों पर विभिन्न तरीकों से नियंत्रण बनाए रखते थे। पहला था कृषि और लगान व्यवस्था। जमींदार किसानों से नियमित रूप से लगान यानी कर वसूलते थे। वह यह सुनिश्चित करते थे कि सभी किसान समय पर कर चुकाएं। दूसरा है सेना और निजी बल। जमींदारों के पास अपनी निजी सेना या लड़ाके होते थे, जो कानून व्यवस्था बनाए रखने और विद्रोह को दबाने में मदद करते थे। स्थानीय प्रभाव। जमींदारों का स्थानीय समाज और पंचायतों पर गहरा प्रभाव रहता था। वह स्थानीय विवादों को निपटारा करके अपनी पकड़ मजबूत रखते थे। आर्थिक प्रभुत्व। जमींदार अक्सर गांव के सबसे धनी व्यक्ति होते थे, जिससे उनका प्रभाव अधिक रहता था।
फिर है राजनीतिक संबंध। जमींदार प्रांतीय शासकों या साम्राज्य के अधीनस्थ रहते हुए उनके आदेशों का पालन करते थे, जिससे उनकी स्थिति बनी रहती थी। इसके बाद 20 नंबर प्रश्न है, जलियांवाला बाग कांड हत्याकांड को संक्षेप में प्रस्तुत कीजिए। जलियांवाला बाग हत्याकांड 13 अप्रैल 1919 को अमृतसर में हुआ। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, जब जनरल डायर के आदेश पर निहत्थे भारतीयों पर गोलियां चलाई गई। रोलट एक्ट के विरोध में लोग जलियांवाला बाग में शांतिपूर्ण सभा कर रहे थे। यह बाग चारों तरफ से बंद था, जिसमें केवल एक संकरा प्रवेश द्वार था। जनरल डायर ने बिना चेतावनी के अपनी सैनिक टुकड़ी को आदेश दिया और लगभग 10 मिनट तक गोलीबारी की गई। इसमें सैकड़ों लोग मारे गए और हजारों घायल हुए। इस घटना ने पूरे देश को झकझोर दिया और भारतीय स्वतंत्रता संग्राम को तेज कर दिया। यह कांड ब्रिटिश शासन की क्रूरता और अन्याय का प्रतीक बन गया। इसने महात्मा गांधी समेत कई नेताओं को स्वतंत्रता के लिए अहिंसात्मक आंदोलन की प्रेरणा दी और भारतीयों को ब्रिटिश शासन के खिलाफ एकजुट किया। इसके बाद मेरे प्यारे बच्चों 21 नंबर प्रश्न है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, महात्मा गांधी को ऐसा क्यों लगता था कि हिंदुस्तानी राष्ट्रीय भाषा होनी चाहिए। तो महात्मा गांधी को लगता था कि हिंदुस्तानी, हिंदी और उर्दू का सम्मिश्रण भारत की राष्ट्रीय भाषा होनी चाहिए, क्योंकि यह भारत के विभिन्न हिस्सों में बोली और समझी जाती थी। गांधी जी का मानना था कि एक साझा भाषा राष्ट्रीय एकता का आधार बन सकती है। हिंदुस्तानी सरल, सहज और जनसाधारण की भाषा थी, जो सभी वर्गों और समुदायों को जोड़ने की क्षमता रखती थी। इसके माध्यम से लोग आसानी से संवाद कर सकते थे और स्वतंत्रता आंदोलन को भी मजबूती मिलती। गांधी जी ने इससे भारतीय संस्कृति और बहुलता के प्रतीक के रूप में भी देखा। इसके बाद मेरे प्यारे बच्चों खंड घ है, विस्तृत उत्तरीय प्रश्न। उत्तर आपको 250 शब्दों में देना है। प्रत्येक उत्तर के लिए 10 नंबर मिलेंगे। हड़प्पा सभ्यता के पतन एवं कारकों का उल्लेख कीजिए अथवा मेगास्थनीज पर टिप्पणी लिखिए। वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इनको आप तैयार करेंगे। 23 नंबर प्रश्न है, सांची की मूर्ति कला को समझने में बौद्ध साहित्य के ज्ञान से कहाँ तक सहायता मिलती है अथवा सूफीवाद के मूलभूत सिद्धांतों का वर्णन कीजिए। ठीक है, तो इसको आप तैयार कर लेंगे मेरे प्यारे बच्चों, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। इसके बाद 24 नंबर प्रश्न है, सूफीवाद के मूलभूत सिद्धांतों का वर्णन कीजिए अथवा विजयनगर साम्राज्य के शासन व्यवस्था का वर्णन कीजिए। मोस्ट इंपॉर्टेंट है। फिर खंड अंगा है, 25 नंबर प्रश्न है। इसमें 10 ऐतिहासिक तिथियां हैं 10 नंबर की, यानी एक एक नंबर की। तो 325 में दक्षिण भारत में पल्लव वंश की स्थापना हुई। 335 ईसा पूर्व में चंद्रगुप्त प्रथम का निधन हुआ। 335 में समुद्रगुप्त मगध गद्दी पर बैठा। इसके बाद मेरे प्यारे बच्चों 375 में क्या हुआ, चंद्रगुप्त विक्रमादित्य का राज्यारोहण हुआ और 399 में फाहन का भारत पर में आगमन हुआ। 414-15 में कुमारगुप्त का राज्यारोहण हुआ। 455 में स्कंदगुप्त का राज्यारोहण हुआ। ठीक है, 455 में स्कंदगुप्त का राज्यारोहण हुआ और क्या हुआ, हूणों का प्रथम आक्रमण हुआ। और 460 में स्कंदगुप्त ने हूणों को पराजित किया था। 460 में स्कंदगुप्त ने हूणों को पराजित किया था और 467 में स्कंदगुप्त की मृत्यु हो गई थी। तो ये 10 ऐतिहासिक तिथियां हैं जो बोर्ड एग्जाम के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है। इसके बाद 26 नंबर प्रश्न है मेरे प्यारे बच्चों, दिए गए भारत के रेखा मानचित्र पर निम्नलिखित स्थानों को चिन्ह द्वारा दर्शाइए और उनके नाम लिखिए। सही नाम तथा सही स्थान दर्शाने के लिए 2 अंक निर्धारित हैं। वह स्थान जहाँ 1872 ईस्वी में कूका विद्रोह हुआ, वह स्थान था अलवर। वह स्थान जहाँ जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ, अमृतसर पंजाब। वह स्थान जहाँ भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का 3रा अधिवेशन हुआ था, इलाहाबाद। वह स्थान जहाँ गंगा यमुना तथा सरस्वती का संगम है, प्रयागराज। 6ठी शती ईसा पूर्व मगध की राजधानी कहाँ स्थित थी, राजगृह में।